जी गुड इवनिंग क्लास। आज हम अपना जो चैप्टर 1 हमने थर्सडे को ऑलमोस्ट हाफ कर लिया था। उसी से नेक्स्ट जो उसका हमारा पार्ट था फार्माकोडायनेमिक्स, उसको हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो हमने कवर की थी चीज़ें, उसमें मैंने आपको फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बताया था। डिफरेंट जो स्टेप्स आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में, फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन था, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। तो ये 4 तरह के प्रोसेसेस या स्टेप्स थे, उनकी डिटेल पढ़ी थी हमने। फिर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था। और उसके साथ साथ जो है हमने डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के अंदर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी अपने फर्स्ट लेक्चर में। आज उसी फर्स्ट जो यूनिट है, उसी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमारे रहते हैं कंप्लीट होने वाले। वो आज लिपिन कॉर्ड की ये जो बुक आपको शेयर की है उसमें सेकंड चैप्टर है। आज हम ये वो वाले ऑब्जेक्टिव्स अपने इसमें से खत्म करेंगे, और इसके बाद फिर हमारा वो फर्स्ट यूनिट जो उस दिन कुछ रहता था पोर्शन, उसका आज वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फार्माकोडायनेमिक्स मैंने आपको जैसे बताया था कि इसके अंदर होता है व्हाट द बॉडी डू विद द ड्रग्स। फार्माकोकाइनेटिक्स में था कि व्हाट द बॉडी डू विद द ड्रग, फार्माकोकाइनेटिक्स में था। और फार्माकोडायनेमिक्स में हम देखते हैं व्हाट द ड्रग डू विद द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होने के बाद ड्रग ने जो जो एक्शन दिखाने हैं, जो जो उसने काम करने हैं, इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, वो सारे के सारे इफेक्ट्स और उसके एक्शंस जो है वो हम फार्माकोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। ठीक है, रिसेप्टर्स पे जाकर ड्रग बाइंड होती है, और जब वो बाइंड होती है उस रिसेप्टर पे, तो उसकी वजह से डिफरेंट तरह के फंक्शन जो है वो ड्रग प्रोड्यूस करती है। तो हम जो है वो सबसे पहले डिफरेंट देखेंगे रिसेप्टर्स हमारे पास अवेलेबल कौन कौन से हैं। ठीक है, अवेलेबल कौन कौन से रिसेप्टर्स, तो देर आर नंबर ऑफ रिसेप्टर्स। उनके मैं नाम अभी आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद वन बाय वन हम उन सारे के सारे रिसेप्टर्स को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद फिर हम उसको देखेंगे कि हर एक रिसेप्टर कैसे काम करता है। अब रिसेप्टर और ड्रग जो है उनके दोनों के बाइंड होने से, यानी जब ड्रग आके रिसेप्टर पे बाइंड होती है, तो उसके बाइंड होने के साथ साथ जो है रिसेप्टर में डिफरेंट तरह के चेंजेस आते हैं, और वो रिसेप्टर एज ए सिग्नल एक्ट करता है। यानी ड्रग आके बाइंड हुई, यहाँ पे अगर हम पिक्चर में देखें, ये जैसे अभी आपके पास ये पिक्चर नजर आ रही है आपको नंबर 1 पे, ये है अनऑक्यूपाइड रिसेप्टर। यहाँ पे दिखाया गया कि ड्रग अभी इस पे बाइंड नहीं है, कहीं पे भी ड्रग अटैच नहीं हो रही, ये रिसेप्टर की एग्जाम्पल दिखाई है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये ड्रग का मॉलिक्यूल है, जिसके अभी ऊपर मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये ड्रग का मॉलिक्यूल है, ये आगे रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग साइड पे बाइंड होगा। और रिसेप्टर के साथ जो ही वो बाइंड हुआ, रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया। ठीक है, जो ही रिसेप्टर फिर एक्टिवेट हुआ, उसके बाद एक फिनोमेना है जिसको हम बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है, सिग्नल ट्रांसडक्शन एक फिनोमेना है, उसको हम बोलते हैं, ये जो भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पिक्चर में। तो रिसेप्टर ने एक्टिवेट होने के बाद डिफरेंट तरह के सिग्नल्स जो है वो आप सेल के अंदर जनरेट करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे रिसेप्टर पड़ा कहाँ पे है। तो रिसेप्टर बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी प्रेजेंट होता है, कभी कभार कुछ रिसेप्टर सेल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और मेजोरिटी जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल की सरफेस यानी सेल मेम्ब्रेन जो है उसके ऊपर प्रेजेंट होंगे। क्लियर। तो रिसेप्टर जब एक्टिवेट हो जाता है, तो उसके बाद वो डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं या सिग्नल्स जनरेट करता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन। ठीक है। अब बात आती है दो टर्म्स में बताने लगा हूँ आपको। एक टर्म तो आपको पता है रिसेप्टर का। ठीक है, रिसेप्टर का आपको पता है। दूसरी एक और टर्म है जो कि हम बोलते हैं लाइगैंड, LIGAND, लाइगैंड बोलते हैं। लाइगैंड बेसिकली हम किसी भी ड्रग को, किसी भी मॉलिक्यूल को बोलते हैं, या किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस को जो कि आके रिसेप्टर साइड पे बाइंड होगी, उसको हम बोलते हैं लाइगैंड। ठीक है, ड्रग भी बोलेंगे, लेकिन लाइगैंड हम बोलेंगे वो ज्यादा एक्यूरेट वर्ड है, क्योंकि ड्रग जो है वो बेसिकली हम बॉडी के बाहर से एडमिनिस्टर करते हैं, लेकिन लाइगैंड जो है वो बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से आगे जो वर्ड आएगा लाइगैंड काफी दफा यूज होगा। तो इसलिए मैंने आपको लाइगैंड बता दिया कि इसका क्या मतलब है। बेसिकली इसको ड्रग को ही हम लाइगैंड बोलते हैं, लेकिन लाइगैंड जो है वो हम कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, बेशक वो बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट, जैसे डिफरेंट हार्मोन्स हैं, इंसुलिन है, हेपरिन है, डिफरेंट तरह के और केमिकल सब्सटेंसेस हैं। तो वो बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है, बाहर से भी हम एडमिनिस्टर करते हैं। तो हम उसको ड्रग की बजाय अगर लाइगैंड बोले तो वो ज्यादा एक्यूरेट वर्ड है। फिर यहाँ पे अभी आप एक्सक्यूज मी टर्म्स सर। पढ़े। जी। सर लाइगैंड आप बता रहे हैं कि जो
चीज जाके रिसेप्टर पे वो होती है, बाइंड हाँ होती है, रिसेप्ट लाइगेंड जी उसको जी। बोलते हैं ना। हाँ जी, यानी चाहे रिसेप्टर वो की ड्रग बाइंडिंग। है, चाहे कोई हार्मोन है, चाहे कोई। हाँ जी, कोई भी बाइंडिंग केमिकल है जो कि जाके जिसने रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाना है या उस पर बाइंड होना है। एक्टिवेट वाली अभी बात ना मतलब उसको भी साइड पे रखें, सिर्फ बाइंड होना है उसने रिसेप्टर पे। और जो बाइंडिंग है उसकी वजह से हम उसको लाइगैंड बोल रहे हैं, और वो स्पेसिफिक साइड पे जाकर रिसेप्टर पे बाइंड बाइंड होगा। क्लियर? जी सर। उसके बाद नेक्स्ट आता है। अब अब बात आ एक्सक्यूज रही मी है ये सर, टर्म। जी जी। सर 5 रिसेप्टर्स बताए एक्सक्यूज हैं ना मी सर। आपने पहले यूनिट में, जो पहले हमारे हो चुके हुए लेक्चर 5। क्या कह रहे हैं? 5 बताए थे ना आपने। हाँ जी, रिसेप्टर जो है अभी मैंने उसकी क्लासिफिकेशन बतानी है आपको, रिसेप्टर्स की डिफरेंट टाइप्स बतानी है। अभी फिलहाल हम इंट्रोडक्शन अच्छा ले सर रहे हैं कि ठीक। रिसेप्टर की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि क्या होता क्या है, कैसे बनता है, कैसे ड्रग बाइंड होती है, डिफरेंट टर्म्स का भी मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट चलते हैं अभी टाइप्स ऑफ रिसेप्टर की तरफ। एक्सक्यूज मी सर। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वो वालेकुम मैंने सलाम। एक्चुअली पूछना था। आपकी आवाज कट रही है, दोबारा क्वेश्चन करें। आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर आपको माइक में सर इशू आ रहा है या सबमिट ही नहीं है। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में भी पूछ सकते हैं, या फिर जो है वो बाद में क्वेश्चन लेक्चर के बाद पूछ लीजिएगा। अभी फिर मैं लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या होता है? ठीक है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जब ड्रग आके रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट निकलती है उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे एग्जांपल दी हुई है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर जो हैं, वो उसके लिए स्पेशल एक ड्रग बनी होती है। यानी हर ड्रग आके हर एक रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं कर देती, बल्कि एक हार्ट रिसेप्टर के लिए एक स्पेसिफिक ड्रग एक्सक्यूज है। मी जैसे सर। जी जी। सर वो मैंने ना आपको पूछा था कि आप के कहाँ से पढ़ा रहे हैं, वो मैंने ना अभी ज्वाइन किया है, तो मुझे पता नहीं चल रहा कि आप किधर से पढ़ा रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लिपिन नेट का कॉर्ड की इशू बुक। चल रहा था हाँ इधर जी, से। लिपिन लिपिन कॉर्ड की बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। यूनिट वन सर हमने थर्सडे को स्टार्ट किया था। सर पेज नंबर प्लीज बता दीजिएगा। पेज नंबर 25। 25 सर ये से। तो हम फर्स्ट थैंक यू टाइम सर। देख रहे हैं। सर ये जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? नो सर, कंटिन्यू प्लीज। ओके। हम लोग ये फर्स्ट अच्छा, टाइम देख रहे हैं क्योंकि पहले तो सिर्फ डेफिनेशन ही करवाई हुई हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स एंड ऑल दैट। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर ये चीज इंक्लूड है। यूनिट वन में अगर आप देखें तो उसमें ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, इस वजह से ये करवा रहे हैं। जी जी सर, बहुत शुक्रिया, आप करवा रहे हैं तो हमारे कम से कम कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो रहे हैं ना। हाँ जी। तो क्योंकि ये अगर आप सीख लेंगे कि आपने सिस्टम वाइज जब ड्रग्स पढ़ने हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर है, हर एक ड्रग का डिफरेंट रिसेप्टर है। आप पढ़ भी रहे होंगे, मिस्टर अदील ने आपको करवाए भी होंगे। तो वो अगर ये आज का लेक्चर सुन लेंगे तो उससे आपको रिसेप्टर समझने में और हर ड्रग किस तरह से एक्ट करती है उसका आपको इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग उसकी। ठीक है, और ये आपके थैंक यू सिलेबस सर, का थैंक पार्ट यू है। सो मच। ओके अच्छा सर। ठीक। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर हमने ये ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया, कि जब ड्रग आके रिसेप्टर पे बाइंड होती है तो उन दोनों के मिक्सचर को हम बोलते हैं ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और हर रिसेप्टर के लिए एक स्पेसिफिक ड्रग है, और वो यूनिक होती है उसके लिए। और जो ड्रग आके रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाती है उसका काम जो है, उसका फंक्शन एनहांस करवाती है, अप लेके जाती है, उसको बोलते हैं एगोनिस्ट। ठीक है, एगोनिस्ट बोलेंगे। यानी अगर इंग्लिश में डेफिनेशन आपको आती है एगोनिस्ट की, तो एगोनिस्ट इज द स्पेसिफिक ड्रग और एनी लाइगेंड विच एक्टिवेट्स द रिसेप्टर। ठीक है, ये एक्टिवेट करवाएगा रिसेप्टर को, उस ड्रग को हम बोलेंगे ये उसका एगोनिस्ट है। और जो ड्रग आके रिसेप्टर को इनएक्टिवेट करवा रही होती है उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है, यानी ऑपोजिट उसके ये वर्क करेगी। सर ड्रग को ही एगोनिस्ट बोलते हैं ना।
हाँ जी, यानी देखिए जो ड्रग डिफरेंट। आके एक्टिवेट कर हाँ जी, आपने पढ़ा होगा रिसेप्टर पे वो agonist बनाए। सिंपैथोमिमेटिक्स ड्रग्स पढ़ी होंगी, सिंपैथोलिटिक्स ड्रग्स पढ़ी होंगी। सिंपैथोमिमेटिक्स जो जी है सर। वो सिंपैथिक सिस्टम को एनहांस करती है, उसके रिसेप्टर को बूस्ट अप करती है, उसको हम एगोनिस्ट भी बोलेंगे। और जो ड्रग्स रिसेप्टर्स को डिक्रीज करवाती है, उसका फंक्शन रिड्यूस करवाती है, उनको हम एंटागोनिस्ट, यानी वो ऑपोजिट लेके जा रही है रिसेप्टर को इनएक्टिवेट फॉर्म में, यानी उसका फंक्शन कम करवा रही है, तो उनको हम सिंपैथोलिटिक, जो है सिंपैथिक सिस्टम की जो क्लासिफिकेशन है उसमें सिंपैथोलिटिक बोलते हैं। और उस ड्रग को हम एज ए एंटागोनिस्ट ले रहे होते हैं क्योंकि वो रिसेप्टर को इनएक्टिवेट करवा देती है। क्लियर? यस सर। ओके, अब है नेक्स्ट हमने पढ़ना है रिसेप्टर के डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, अब रिसेप्टर के डिफरेंट जो टाइप्स हैं, फैमिलीज क्या लें, टाइप्स क्या लें, आपको ये पेपर मोस्ट ऑफ द टाइम 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंट रिसेप्टर फैमिलीज। और आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर अगर मैं आपको भी सिलेबस दिखा दूं आपका, तो उसके अंदर आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कितनी डेप्थ तक आपने जो है इसको करना है। यहाँ पे देखें, ये लिखा है फार्माकोडायनेमिक्स सच एज एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और ड्राउट रिसेप्टर इंटरेक्शन। ये मैंने अभी आपको बताया है कि एगोनिस्ट क्या है, एंटागोनिस्ट क्या है, और ड्रग और रिसेप्टर का आपस में जो इंटरेक्शन होता है वो किस तरह से होता है, और क्या उसको हम बोलते हैं, उसको हम ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जब वो ड्रग आके बाइंड करती है, फिर वो रिसेप्टर फैमिलीज अभी हम पढ़ने लगे हैं, कौन कौन से रिसेप्टर फैमिलीज हैं डिफरेंट हमारे पास। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट ऊपर वाली ये डेफिनेशंस करेंगे और ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो है मैं रिसेप्टर फैमिली आपको इस पिक्चर से बताने लगा हूँ। ये जो पिक्चर आपके सामने शो हो रही है, 4 तरह के रिसेप्टर हमारे पास होते हैं। एक होता है लाइगैंड गेटेड आयन चैनल्स, सेकंड है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, थर्ड है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स, और फोर्थ है इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स। 4 तरह के रिसेप्टर्स हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, तो आप उसमें लिखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, और उनकी जो है उसके बाद आप ये डेफिनेशन या क्लासिफिकेशन आप इस तरह से मेंशन करेंगे। लाइगैंड गेटेड आयन चैनल्स हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स हैं, आप इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल में आपको बता देता हूँ। लाइगैंड गेटेड आयन चैनल का मतलब है, सबसे पहले तो ये इसकी स्ट्रक्चर देखिए, ये जो बनाई है येलो येलो कलर के ऊपर भी लाइन है, येलो कलर के नीचे भी लाइन है, ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है। मैंने आपको बताया था कुछ रिसेप्टर्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है और कुछ सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लाइगैंड गेटेड आयन चैनल जो कि फर्स्ट रिसेप्टर है हमारा, इसमें क्या होता है कि ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाउंड होते हैं, कुछ पार्ट इनका सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस तरह से होता है और कुछ पार्ट इसका एक्सपोज होता है बाहर की तरफ, जहां पे आकर ड्रग ने बाइंड होना होता है। यहाँ पे ये जो ट्रायंगल पिंक कलर का बना है, ये बेसिकली ड्रग का मॉलिक्यूल बनाया हुआ है और वो आके रिसेप्टर पे बाइंड हुई है। ठीक है, जो ही वो ड्रग आकर रिसेप्टर पे बाइंड होती है, तो इसके जो आयन चैनल्स है ये वाले, ये गेट है एक तरह से, ये चैनल है, ये खुल जाता है, ये ओपन हो जाता है। और डिफरेंट तरह की आयन है, जैसे सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन्स है, पोटाशियम आयन्स है, कैल्शियम आयन है, वो सारी की साइन आयन्स जो है या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाती है। यानी ड्रग ने आके इस रिसेप्टर पे वो बाइंड हुई और इसने ये चैनल को ओपन कर दिया, और ये चैनल जब ओपन होगा तो आयंस का इनफ्लक्स या आउटफ्लक्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसमें जो एग्जांपल आती है आपके पास, वो आती है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की। जो हम कोलिनर्जी का आपको सिस्टम पढ़ाएंगे, उसमें जितनी भी ड्रग्स हैं पैरासिम्पथेटिक सिस्टम वाली, उनको हम कोलिनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं, और वो इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होकर एक्ट करती हैं। क्लियर यहाँ तक? फर्स्ट टाइप ऑफ रिसेप्टर भी मैंने बताया, या इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, फिर नेक्स्ट चलते हैं अभी। सर आप आयंस की बात कर रहे हैं ना, तो आयंस का क्या रोल है यहाँ पे? अच्छा, अब आयंस देखें, इसमें मैं बताता हूँ रोल क्या है आयन का। अब आपको पता है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है या हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो डिफरेंट तरह की आयंस का यहाँ आउटफ्लक्स या इनफ्लक्स हो रहा था, उसकी वजह से नर्व इम्पल्स आगे की तरफ मूव करती है। जैसे हमारी नर्व इम्पल्स है, नर्वस सिस्टम में मूव करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कैसे मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह? वो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर सोडियम और पोटाशियम आयंस का एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, सोडियम आपको पता है एक्स्ट्रा सेलुलर ज्यादा, यानी सेल के बाहर उसकी अमाउंट ज्यादा होती है, और पोटाशियम इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर उसकी अमाउंट ज्यादा होती है। तो जब इनका आपस में एक्सचेंज होता है, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल है वो जनरेट होता है, और वो फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता जाता है, और आगे आगे वो नर्व इम्पल्स विद इन सेकेंड्स पहुंच जाती है। तो आयंस का बेसिकली ये रोल है हमारे बॉडी के अंदर। क्लियर?
क्या जी वो सर। इम्पल्स को जनरेट करना? अब इसको मैं रिलेट कर देता हूँ कि अब क्या होगा, जैसे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स है तो ये बेसिकली पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जिसमें एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है वो आके यहाँ पे बाइंड होगा। जो ही वो बाइंड होगा तो ये आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं और उसमें जो है सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, यानी सोडियम बाहर से अंदर की तरफ जाएगा और उसको रिप्लेस करने के लिए पोटाशियम अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। इससे क्या होगा, एक चार्ज जनरेट होगा, डीपोलराइजेशन होगी सेल्स की। और जो ही डीपोलराइजेशन होगी उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है और उसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंट तरह के ऑर्गन्स जो है उनकी फिर फंक्शनिंग या उनको सिग्नल जो है मिलता है। क्लियर है अब? जी सर। जी सर। अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो आपको ब्लू कलर का ये नजर आ रहा है जी प्रोटीन इन्वॉल्व है इसमें, ये प्रोटीन है ब्लू कलर की बेसिकली। अब इसमें क्या होता है, ये रिसेप्टर है, ये जो येलोइश कलर का इसमें नजर आ रहा है, ठीक है, ये रिसेप्टर है ब्लू कलर की, इसके साथ ये प्रोटीन अटैच्ड है। ठीक है, जो ही ड्रग आके, ये रेड कलर के ड्रग का मॉलिक्यूल है, जो ही ये इसके साथ बाइंड होता है तो ये रिसेप्टर क्या करता है, ये जी प्रोटीन के साथ कपलिंग इसकी हुई होती है, ये इसके साथ मिलके वर्क करता है। तो जी प्रोटीन क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के सिग्नल्स जो है ये सेल के अंदर ट्रांसमिट करवाती है और उसके बाद फिर सेल डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। वो फंक्शन फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, वो फंक्शन जो है वो सेल को हार्मोन की प्रोडक्शन करवा सकता है, वो फंक्शन प्रोटीन की प्रोडक्शन करवा सकता है, वो फंक्शन जो है वो डिफरेंट तरह की एब्जॉर्प्शन करवा सकता है, जैसे इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रही है, वो फंक्शन जो है डिफरेंट तरह के न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज करवा सकते हैं। यानी एक सेल है वो डिफरेंट तरह के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए उसको वो सिग्नल चाहिए होता है, तो वो सिग्नल बेसिकली ये रिसेप्टर उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के रिसेप्टर्स अभी हम पढ़ रहे हैं, उनमें जी प्रोटीन कपल्ड है, यानी रिसेप्टर ये है, इसके साथ जी प्रोटीन जुड़ी होती है, अटैच्ड होती है, और ये रिसेप्टर उसके साथ मिलके डिफरेंट तरह के सेल्स के फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करवा सकता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स हैं अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स, जो आप लोगों ने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी कवर कर रहे हैं। अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, वो इस तरीके से वर्क करते हैं। नेक्स्ट आगे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स का मतलब है कि इनके साथ जो है कोई ना कोई एंजाइम लिंक्ड होता है, मोस्टली जो है टायरोसिन एंजाइम है, लिख लें, टायरोसिन एंजाइम वो लिंक्ड होता है। और यहाँ पे एग्जांपल आ रही है हमारे पास इंसुलिन की, ये जो येलो कलर का इंसुलिन का वो है, ये इंसुलिन का मॉलिक्यूल आके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होगा और उसकी वजह से जो एंजाइम है इस सेल के अंदर, यानी इसका कुछ पार्ट सेल सरफेस, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, कुछ पार्ट इसका सेल के अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट होता है, इनसाइड द सेल होता है। तो क्या सर ये करता तो है, जो आपने ही, रिसेप्टर की ये शो जो हो रही है वो ब्लू कलर का, ये तो रिसेप्टर की पिक्चर शो हो रही है ना, तो इसके हाँ जी, साथ जो ये, आप बता रहे हैं कि वो वो एंजाइम है, वो आप कह रहे हैं ना कि इसके साथ मिलके जो ये काम करता है, हाँ तो जी, ये टायरोसिन मैं जो आप मैं बता रहे हैं। दोबारा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो ब्लू कलर की पिक्चर शो हो रही है ये बेसिकली हमारे पास ये रिसेप्टर की पिक्चर है। ये जो येलो कलर का ट्रायंगल इसके ऊपर बना हुआ है ये लाइगैंड है। जो मैं एंजाइम की बात कर रहा हूँ, एंजाइम में अभी आपको दिखा देता हूँ इस नेक्स्ट पिक्चर में, यहाँ पे। अब ये देखें, ये इंसुलिन है, ये इस तरह का रिसेप्टर, ये उसको जूम करके दिखाया गया है यहाँ पे। ठीक है, जो ही आके इंसुलिन इस कौन सा बाइंडिंग वाला सर, साइट पे, मुझे नजर नहीं आ रहा सर, कहाँ पे है? ये अच्छा भी ये मैं इसको, इंसुलिन वाला सर। ये वाला जो जो अभी साइड पे जी पिक्चर जी शो हो रही जी है जी सर। लेफ्ट साइड पे। ठीक है, जी सर। ये ब्लू कलर का वही रिसेप्टर है, इसके टू कंपोनेंट्स होते हैं अल्फा और बीटा, इसको छोड़ दें, आप इतनी डिटेल में नहीं जाना, बस ये टायरोसिन जो मैंने बताया है ये अंदर वाली साइड पे ये प्रेजेंट होता है, इस रिसेप्टर के अंदर वाली साइड पे ये टायरोसिन एंजाइम लिंक्ड होता है इसके साथ। और जो ही आके इंसुलिन इसके बाहर वाली साइड पे अटैच होगी, ये देखिए यहाँ पे इंसुलिन का येलो कलर का मॉलिक्यूल अटैच हुआ और वो टायरोसिन का जो एंजाइम था उसके अंदर डिफरेंट तरह के चेंजेस आ गए, उसको बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन, यानी फॉस्फेट ग्रुप उसमें ऐड हो गया और उसकी वजह से सिग्नल्स जो है वो जनरेट हो गए, एक्टिवेशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल पाथवेज। और फिर जो है जो इंसुलिन ने बॉडी में इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने हैं वो इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है, आप में से कोई मुझे बताएगा क्या करती है इंसुलिन? बड़ी रेगुलर हम लगाते भी हैं क्लिनिकल ब्लड साइड पे। शुगर लेवल को मेंटेन करती है। ब्लड हाँ, शुगर शुगर लेवल को लेवल को ये मेंटेन। मेंटेन,
मेंटेन ये किस तरह से करती है, जो ब्लड के अंदर हमारे पास ग्लूकोज होता है उसको इसने क्या करना होता है, टिश्यूज के अंदर स्टोर करवाना होता है इंसुलिन में। ठीक है, तो बेसिकली ये इंसुलिन का फंक्शन है, इस तरह से ये रेगुलेट करती है, यानी जो ब्लड ग्लूकोज या ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल है उसको इसने ट्रांसफर करवा देती है टिश्यूज या मसल्स के अंदर, ताकि टिश्यूज को जो है वो एनर्जी के लिए या यूटिलाइजेशन के लिए ग्लूकोज जो है वो मिल सके। तो जिन लोगों के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है उनका ज्यादातर ग्लूकोज जो है वो ब्लड में ही रहता है, इस वजह से उनका शुगर लेवल हाई रहता है। क्लियर? तो इंसुलिन सर इसको रेगुलेट क्यों करती है? जब हम इंसुलिन दे रहे होते हैं बाहर से, हाँ जी, तो तो वो वो फिर बाहर से टिश्यू में हाँ बाहर मतलब से जब देते ट्रांसफर हैं। कर। हाँ जी, जो बाहर से जब जी देते हैं सर। इंसुलिन को तो वो भी इसी तरह से वर्क करती है। वो क्या करती है, उसने भी जाके सेम इसी तरह रिसेप्टर पे बाइंड होना है और वो जाके फिर रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाती है और वो बॉडी के सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज को अपटेक करना यानी ग्लूकोज को स्टोर करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद फिर उस ग्लूकोज को अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टाइप, फोर्थ जो टाइप है वो हमारे पास है इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर्स की। यानी ये रिसेप्टर्स हैं ये सेल के अंदर है। पहले वाले जो तीनों रिसेप्टर्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन या सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो फोर्थ वाला है ये सेल के बिल्कुल अंदर प्रेजेंट है। मतलब इसका ये है कि जो लाइगैंड है जिसने उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करवाना है उसके लिए लाजमी है कि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर जाए। ठीक है, लेकिन बाकियों में जो है आप देखें लाइगैंड बाहर से ही अटैच हो गया, सरफेस पे ही आके अटैच हुआ है और उसने रिसेप्टर को एक्टिवेट करवा दिया है। लेकिन इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर जो है वो लाजमी है कि वो सेल के अंदर ट्रांसफर होगा, ट्रांसपोर्ट होने के बाद डिफ्यूज होने के बाद अंदर जाके वो सेल के अंदर जो रिसेप्टर पड़ा उसके ऊपर बाइंड होगा और उसको फिर एक्टिवेट करवाएगा और डिफरेंट तरह के एक्शन जनरेट करेगा। इसकी एग्जांपल्स है स्टीरॉयड रिसेप्टर, जिनमें कॉर्टिकोस्टीरॉयड जैसे ड्रग्स होती हैं, तो वो बेसिकली सेल के अंदर जाती हैं और सेल के अंदर जाके फिर वो रिसेप्टर पे बाइंड होती हैं और फिर उसके बाद वो इफेक्ट जनरेट करती हैं। तो इनमें से जो सबसे रैपिड एक्टिंग रिसेप्टर है वो ए वाला है, यानी ये शॉर्ट टर्म रिसेप्टर है, जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स आता है, विद इन सेकेंड्स आता है। उससे ज्यादा फिर जी प्रोटीन का रिस्पॉन्स है और सबसे ज्यादा जो लॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स है वो डी वाले का है। फोर्थ नंबर पे जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इसका सबसे लॉन्गेस्ट कुछ महीनों तक इसका, आपको पता है स्टीरॉयड जो लोग लेते हैं उनकी बॉडी पे इफेक्ट जो है लॉन्ग टर्म रहता है। तो लॉन्ग टर्म इस वजह से रहता है क्योंकि ये रिसेप्टर्स जो है ये लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट करते हैं और इनका इफेक्ट ज्यादा देर तक या प्रोलॉन्ग रहता है। क्लियर? तो ये मैंने चार सर तरह के सबसे आपको शॉर्ट किसका है? सबसे लॉन्गेस्ट जो इफेक्ट है वो सर इंट्रासेलुलर आपसे रिसेप्टर्स आवाज का है। कट रही है मेरे। अभी क्लियर है? कोई इसको चीज समझ दोबारा, नहीं आई तो मुझे बता दे, मैं दोबारा रिपीट कर सर देता समझ हूँ। नहीं आ रहा, प्लीज आवाज कट। ओके, अभी क्लियर है आवाज? सर ये जो फर्स्ट वन है ना, आपने जो बताया जी जी। लाइगेंड गेटेड आयन चैनल से बताया था हाँ जी, सर, इसको जरा प्लीज दोबारा बताइएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ। लाइगैंड गेटेड आयन चैनल्स हैं, इसमें क्या होता है कि ये ब्लू कलर के आयन चैनल्स आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये एक तरह से गेट्स की तरह एक्ट करते हैं। जो ही आके लाइगैंड यानी हमारी जो ड्रग है वो आके इस पे बाइंड होगी तो ये चैनल्स ओपन हो जाते हैं और डिफरेंट तरह की आयंस जो है वो या बाहर की तरफ जाएंगी या अंदर की तरफ सेल के आएंगी। तो उनके बाहर या अंदर जाने से क्या होगा, डिफरेंट तरह के केमिकल फंक्शन जो है वो सेल परफॉर्म करता है। उनमें जो है एक्शन पोटेंशियल यानी नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन हो सकती है और उसके बाद डिफरेंट तरह के, फॉर एग्जांपल हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन है वो भी हो सकती है। तो इस तरह के फंक्शन जो है वो डिफरेंट तरह के सेल्स परफॉर्म करते हैं जब वो आयंस अंदर या बाहर की तरफ मूव करती है। तो मूव कौन करवा रहा है, वो जो ड्रग आके बाइंड हुई थी उसने बेसिकली इन चैनल्स को ओपन या क्लोज किया है। उसकी वजह से ड्रग की मूवमेंट होना स्टार्ट होगी और उस मूवमेंट की वजह से डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। अब क्लियर? जी सर क्लियर है। और आपने बताया ना कि ड्रग जो है वो आके मतलब जो भी ड्रग इन पे आके रिसेप्टर पे बाइंड होती है उसको हम लाइगेंड बोलते हैं। तो सर हाँ ये जी। जो सेकंड वाला आपने बताया कि ये जो प्रोटीन के साथ जो जी प्रोटीन कपल्ड आपने बताया रिसेप्टर है, लेकिन हाँ इसके जी, ऊपर सर आपने कोई ड्रग का तो मतलब कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ ये मैं बता बताया है देता हूँ। कि मैं बता देता हूँ जी। ड्रग का भी। ये जो रेड कलर का यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाया हुआ है ये ड्रग है, ये लाइगैंड है। ठीक है, इसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला। एक मिनट।
ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये रेड कलर का, ये ड्रग है या लाइगैंड इसको बोल रहे हैं। ये बाइंड होगा तो इसकी बाइंडिंग की वजह से ये जी प्रोटीन इसके साथ जो अटैच है ये एक्टिवेट होगी, और इस जी प्रोटीन के एक्टिवेट होने की वजह से डिफरेंट तरह के इंट्रा सेलुलर इफेक्ट्स जो है वो आएंगे, सेल अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा। क्लियर? जी सर क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट आप चलते हैं हम डिफरेंट तरह की डेफिनेशंस अभी आपको मैं करवा देता हूँ। अब है पोटेंसी की डेफिनेशन। सबसे पहले जो आपके सिलेबस में है पोटेंसी की डेफिनेशन है। पोटेंसी क्या होती है? पोटेंसी इज ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ड्रग नेसेसरी टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ ए गिवन मैग्नीट्यूड। यानी हमें एक इफेक्ट दे दिया, फॉर एग्जांपल हमारे पेशेंट का बीपी है, फॉर एग्जांपल उसका 150 सिस्टोलिक बीपी चल रहा है, हमने उसको लेके आना है 110 पे। ये हमें एक समझ ले क्राइटेरिया सेट कर दिया। अब उस 150 से लेके 110 तक लाने में उसको ड्रग की कितनी अमाउंट हमें चाहिए, ठीक है, ड्रग की कितनी अमाउंट चाहिए ताकि उसका बीपी 150 से 110 तक आ जाए, तो उस अमाउंट को हम बोलेंगे कि ये पोटेंसी है। अब कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि 10 mg में ही वो अमाउंट अचीव कर लेती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं वो 50 mg 100 mg हमें देनी पड़ेगी, फिर जाके उसका बीपी। यानी ड्रग के डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, ड्रग के डिफरेंट जो है टाइप्स हैं, तो हर एक ड्रग की पोटेंसी जो है वो डिफरेंट होती है, यानी कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो गिवन इफेक्ट को अचीव कर लेती है। अगर एक ड्रग है वो कम अमाउंट में वही प्रोड्यूस कर रही है इफेक्ट, लेकिन जो दूसरी ड्रग है वो, जैसे एक ड्रग 50 mg पे वो इफेक्ट दे रही थी लेकिन दूसरी ड्रग 100 mg पे वही इफेक्ट दे रही है, तो ज्यादा पोटेंट कौन सी ड्रग हुई? जो कि 50 mg पे, जो कि कम डोज पे ज्यादा जल्दी इफेक्ट वो प्रोड्यूस करवा रही है, जो कि एक्चुअल हमारा रिक्वायर्ड इफेक्ट था। क्लियर? इसको हम बोलते हैं पोटेंसी। अगर समझ नहीं आई जी तो सर दोबारा क्लियर। पूछ ले, मैं रिपीट कर देता हूँ। पोटेंसी का ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। इट इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ए ड्रग, ठीक है, यानी ये अमाउंट ऑफ ड्रग है जो कि चाहिए होती है, किस चीज के लिए चाहिए? टू प्रोड्यूस ए गिवन इफेक्ट, ठीक है, टू प्रोड्यूस ए गिवन मैग्नीट्यूड इफेक्ट। जो इफेक्ट हमने अचीव करना है उस इफेक्ट को अचीव करने के लिए ड्रग की कितनी अमाउंट चाहिए। जो ड्रग कम अमाउंट में उस इफेक्ट को अचीव कर लेगी वो हम कहेंगे वो ज्यादा पोटेंट ड्रग है, और जो ज्यादा अमाउंट चाहिए होगी उस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसको हम कहेंगे ये लेस पोटेंट ड्रग है। तो इस तरह से आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है कि एक ड्रग है जो कि 50 mg में हार्ट रेट को मेंटेन कर रही है, और दूसरी ड्रग है 100 mg पे हार्ट रेट को मेंटेन कर रही है नॉर्मल रेंज के अंदर, तो ज्यादा पोटेंट ड्रग कौन सी हुई? तो आप मुझे बताएं, 50 mg वाली पोटेंट होगी ज्यादा या 100 mg वाली पोटेंट है? 50 mg 50 वाली सर। 50 वाली। हाँ जी, 50 mg वाली पोटेंट है ड्रग, क्योंकि वो कम अमाउंट में वही जी इफेक्ट प्रोड्यूस करिए जो कि 100 mg वाली। तो पोटेंसी का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम जी एफिकेसी की तरफ। एफिकेसी बोलते हैं, नेक्स्ट आ गया ये डेफिनेशन। एफिकेसी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए रिस्पॉन्स अ ड्रग कॉजेज व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद द रिसेप्टर। यानी हाईएस्ट रिस्पॉन्स जो है वो ड्रग जब लेके आती है, जब वो सारे रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करती है, तो उसके इंटरेक्शन की वजह से वो एक ड्रग जो है वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जनरेट करती है, तो उसको हम बोलते हैं एफिकेसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं दोबारा बता देता हूँ। efficacy is the magnitude of a response a drug causes when it interacts with the receptor। यानी ड्रग ने रिसेप्टर के साथ इंटरेक्शन की है, उसकी वजह से जो हाईएस्ट रिस्पॉन्स आएगा उसको हम एफिकेसी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ई मैक्स भी यहाँ पे अभी आ गया है, ये इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। मैक्सिमल एफिकेसी ऑफ ड्रग अज्यूम दैट ऑल रिसेप्टर्स आर ऑक्यूपाइड ए ड्रग। यानी एक ड्रग है, उसको हम फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि हमने 50 mg दिया, उसका जो है वो बीपी पहले ड्रॉप था पेशेंट का, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। एग्जांपल के तौर पे उसका सिस्टोलिक बीपी था 90 mg, हम उसको लेके आना चाह रहे हैं 120 की रेंज में, 110 से 120 की रेंज में। हमने दी 50 mg की ड्रग, ठीक है। अब 50 mg की ड्रग से उसका बीपी आ गया 100, फिर हमने दी 100 mg ड्रग ताकि बीपी उसका थोड़ा और इंक्रीज हो, बीपी उसका आ गया 110 पे। लेकिन हम अब इंक्रीज करते जा रहे हैं डोज, लेकिन बीपी उसका राइज नहीं हो रहा, एक एक स्टेप पे आके बीपी उसका रुक गया है, 115 पे या 110 पे रुक गया, उससे ऊपर नहीं जा रहा। हम डोज बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन उसका बीपी इंक्रीज नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ड्रग ने सारे के सारे रिसेप्टर साइट्स को ऑक्यूपाई कर लिया है, और अगर हम इसकी डोज मजीद बढ़ाएंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बल्कि पेशेंट हमारा
टॉक्सिसिटी में जाना शुरू या एडवर्स इफेक्ट्स में जाना शुरू हो जाएगा। यानी जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स है वो ड्रग का वो अचीव हो चुका है। वो ड्रग का रिस्पॉन्स क्या था कि वो सिर्फ 110 तक ही बीपी प्रोड्यूस रेज करवा सकती थी, उससे ऊपर उसने नहीं लेके जाना। इसका मतलब है कि हमारी ई मैक्स जो है वो अचीव हो गई है, ठीक है। लेकिन हम इसी के साथ साथ दूसरी ड्रग देखते हैं कि वो हो सकता है उसकी ई मैक्स जो है इससे ज्यादा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई और ड्रग की क्लासिफिकेशन हम यूज करते हैं तो वो बीपी को 130 तक ले जाती है उसी अमाउंट में। तो इसके मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड या इफेक्ट प्रोड्यूस करने का जो रिस्पॉन्स है वो ज्यादा है। तो इसमें हम देखते हैं कौन सी ड्रग जो है वो हाईएस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है, इसको हम बोलते हैं एफिकेसी, ठीक है। तो एफिकेसी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स अ ड्रग कॉज व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद द रिसेप्टर, ठीक है। तो ई मैक्स है जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है उसको हम ई मैक्स बोलते हैं। और जो एक्चुअल जो रिस्पॉन्स आता है, फॉर एग्जांपल 50 mg की ही एग्जांपल लेते हैं, 50 mg की ड्रग से जो प्रोड्यूस हो रहा है रिस्पॉन्स, जो मैग्नीट्यूड या जिस डिग्री का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है उस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं उसकी क्या है, एफिकेसी है, ठीक है। तो एफिकेसी और पोटेंसी को आपस में मिक्सअप नहीं करना। पोटेंसी में बेसिकली ड्रग की अमाउंट का जिक्र हो रहा है और एफिकेसी में उसके इफेक्ट का या मैग्नीट्यूड का या किस डिग्री का वो रिस्पॉन्स जनरेट करती है। एफिकेसी में हम उस डिग्री या उस मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। क्लियर? सर ये ई मैक्स बताइएगा ये क्या है? एक ड्रग की कैपेसिटी है कि जब वो सारे के सारे जितने भी बॉडी में रिसेप्टर्स हैं जब वो सारों को बाइंड कर लेती है, इसका मतलब है कि इससे ज्यादा ऊपर वो रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर सकती। तो इस चीज को, इस रिस्पॉन्स को, जो हाईएस्ट रिस्पॉन्स है उसका, उसको हम ई मैक्स बोलते हैं, ठीक है। जब सारे के सारे रिसेप्टर्स जो ऑक्यूपाइड हो गए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तब उससे ज्यादा आपको पता है जब सारे रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड हो गए और स्पेसिफिक इफेक्ट जनरेट हो गया, तो इसका मतलब है कि उस इफेक्ट से ऊपर आप ड्रग रिस्पॉन्स नहीं कर सकती। तो इस चीज को हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमल एफिकेसी जो है उस ड्रग की रीच हो गई है और इससे ज्यादा ऊपर वो ड्रग नहीं इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती, तो इसको हम ई मैक्स बोलते हैं। क्लियर? यस सर। उसके बाद अब नेक्स्ट एक और मैं अब आपको जो है इम्पोर्टेंट बात बताने लगा हूँ। एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का मैं अब आपको रिलेशन बताऊंगा एफिकेसी के साथ। जो एगोनिस्ट होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि वो इनएक्टिवेटेड रिसेप्टर को एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एगोनिस्ट की बात की थी। और जो एंटागोनिस्ट है वो एक्टिवेटेड को वापस दोबारा से इनएक्टिव फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। इसकी समझ थी ना, मैंने बताया था जो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का जो कॉन्सेप्ट बताया था शुरू में, इसकी समझ आ गई थी? सर दोबारा बताइएगा, मैंने वो लेक्चर ही दिया था। मैं दोबारा बताता, इसी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था एगोनिस्ट वो होगा जो कि रिसेप्टर को इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में लेके आएगा, ठीक है। और एंटागोनिस्ट मैंने बताया था कि वो दोबारा से रिसेप्टर को वापस इनएक्टिव स्टेट में रिवर्स करवा देगा, नॉर्मल स्टेट में ले जाएगा। तो जो एगोनिस्ट है वो बेसिकली क्या करते हैं, वो रिसेप्टर जो उसका रिस्पॉन्स है, मैग्नीट्यूड है, एफिकेसी है, वो ड्रग की बढ़ा के जीरो से, ये ग्राफ से अब मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो जीरो है जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जीरो से उठा के मैक्सिमम 100 तक ले जाता है, ठीक है। तो एगोनिस्ट की बात हो रही है। लेकिन जो एंटागोनिस्ट है उसका रिस्पॉन्स कम, उसकी जो ई मैक्स है वो जीरो रहेगी, यानी वो 0% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है क्योंकि एंटागोनिस्ट है वो रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं कर रहा, वो सिर्फ उसके साथ बाइंड हो जाएगा लेकिन किसी किस्म का रिस्पॉन्स वो जनरेट नहीं करेगा, उसको हम एंटागोनिस्ट बोल रहे हैं। लेकिन जो एगोनिस्ट है वो मैक्सिमम रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा, इसलिए हम उसको एगोनिस्ट बोल रहे हैं क्योंकि वो ई मैक्स या एफिकेसी जो है उसकी हाईएस्ट है। और जो एंटागोनिस्ट है उसकी एफिकेसी लोएस्ट होती है या फिर जीरो होती है, ठीक है। ये भी एमसीक्यू आ सकता है। सर एंटागोनिस्ट में ये कौन सी मेडिसिन आती हैं सर, ये जो एनेस्थीसिया वगैरह के लिए सब नहीं यूज नहीं नहीं होती हैं? नहीं, डिफरेंट, हर सिस्टम के लिए डिफरेंट एंटागोनिस्ट है और डिफरेंट एगोनिस्ट। जैसे सर सिंपैथिक सिस्टम आप कॉलिनर्जिक नहीं पढ़, होती यूज? नहीं मैं आपको कॉलिनर्जिक की बता होती देता है। हूँ, आप कंफ्यूज कर रहे हैं इसको थोड़ा सा, एंड मैं वो दोबारा खोल। बता देता हूँ। एक मिनट मेरी दोबारा से बात सुन लें। जो एगोनिस्ट है, जैसे आप सिंपैथेटिक सिस्टम आजकल आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम में ऐसी ड्रग्स जो कि सिंपैथेटिक सिस्टम को बूस्ट अप कर देंगी, उसके फंक्शंस को एनहांस करवा देंगी, वो सारी ड्रग्स एगोनिस्ट हैं। और जो ड्रग्स सिंपैथेटिक सिस्टम को
कम करवाएंगी, रिड्यूस करवाएंगी, वो उसके एंटागोनिस्ट है। इसी तरह हर सिस्टम के डिफरेंट एगोनिस्ट हैं और उसके डिफरेंट एंटागोनिस्ट हैं। क्लियर? सर वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक वाला नहीं है ये तो? हाँ, ये जो सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक है वो हाँ, तो ये एगोनिस्ट है ना, और जो हाँ, पैरासिम्पैथेटिक है ये एंटागोनिस्ट है, वो एंटागोनिस्ट है, यानी जो ऐसा नहीं एक है सर? ड्रग, हाँ जी, ऐसा ही है, लेकिन ये सिस्टम दोनों डिफरेंट तरीके से एक्ट करते हैं। एगोनिस्ट जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसके रिसेप्टर रहते हैं, उसके अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स हैं। तो सिंपैथेटिक सिस्टम की जो एंटागोनिस्ट होगी उसने अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर ही आके एक्ट करना है, ठीक है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक जो रिसेप्टर्स है उनके रिसेप्टर्स का नाम है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। तो उनकी उसके जो एगोनिस्ट और जी जी। एंटागोनिस्ट हो गए, उसके ड्रग ने आके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे आके एक्ट करना है, उन्होंने अल्फा और बीटा को नहीं छेड़ना। ऑल्दो ये दोनों सर ये सिस्टम एक अल्फा और दूसरे बीटा तो के, पैरा उसके नहीं है, सिंपैथेटिक के नहीं है अल्फा और बीटा हाँ, तो? हाँ, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं सर वो जो रिसेप्टर्स अल्फा और बीटा। नॉर एड्रेनालिन वगैरह ये हाँ, जो। तो वो सिंपैथेटिक के हैं। अभी कोलिनर्जिक आपने जी पढ़ना है, वो सर। पैरासिम्पैथेटिक के होंगे। तो सिर्फ अभी आप सर याद ये करें, अल्फा बीटा कहाँ से आ गए थे? अल्फा और बीटा सिंपैथेटिक सिस्टम के हैं और कोलिनर्जिक जो है वो पैरासिम्पैथेटिक है। ये अभी जब आप सिस्टम वाइज इसको लेके जाएंगे तब आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर होती जाएंगी। अभी सिर्फ आप एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट का याद रखें कि एगोनिस्ट ने रिसेप्टर को मैक्सिमम लेवल तक लेके जाना है, उसको एक्टिवेट करवाना है, और एंटागोनिस्ट ने जो है कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करना, उसने सिर्फ रिसेप्टर के बाइंड हो जाना है और रिस्पॉन्स वो 0 प्रोड्यूस करेगा, 0% रिस्पॉन्स सर प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? रिस्पॉन्स आप सर आप बता रहे हैं कि जीरो रिस्पॉन्स करेगा सर वो? मतलब इफेक्ट तो वो कर रहा है ना, मतलब वो बेशक वो एंटी चल रहा है लेकिन इफेक्ट तो कर रहा है ना सर? हाँ, वो इसको मैं एक्सप्लेन यानी करता हूँ वो अभी। पहले एक्टिवेट फॉर्म थी तो उसने उसको डीएक्टिवेट कर दिया सर। मैं एक दोबारा इसको मतलब एक्सप्लेन स्टेबल। करता हूँ, आप काइंडली ना लिंक पे क्लिक करके दोबारा ज्वाइन करें, विद इन ए मिनट ये एक्सपायर हो रहा है, फिर इसको दोबारा यहाँ से कंटिन्यू करते हैं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसकी।